नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज इंडिया। एटीवी न्यूज इंडिया की खास सीरीज अनपॉपुलर गेम्स एंड इट्स मेमोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं मैं जब कॉलेज में था लगभग 2009-10 में, तो एलन आइवर्सन की वीडियो देखकर हम बड़े हो रहे थे क्योंकि मैं खुद बास्केटबॉल खेलता हूं। तो उस टाइम पर मैंने सुना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक प्लेयर ऐसे रहे हैं जो कि जिनका गेम स्टाइल उन जैसा है, छोटी हाइट और ज्यादा जंप। तो मुझे लगा कि मिलना चाहिए उनसे कभी ना कभी, और उनको मैंने देखा। उस टाइम पे जब देखा तब मैं स्कूल में था, कॉलेज में मैंने सुना। तो जब देखा तो मुझे लगा कि हाँ यार, अरे ये तो एकदम धाकड़ एलन आइवर्सन जैसे ही प्लेयर खेल रहा है। उनसे मिला मैं बाद में। उनका नाम बोबो सर से बहुत प्रसिद्ध है। वो कॉलेज टाइम पे ही उनको बोबो सर बोलते थे, पता नहीं क्यों, शायद कोचिंग ज्यादा करते थे। और पर उनका पूरा नाम मुझे बाद में जो पता चला वो था कुंवर ब्रह्म आदित्य सिंह पनवर। तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। करीब करीब 10 साल के बाद मैं उनसे मिल रहा हूं दोबारा, एक एक किस्म से कहा जाए तो मैं कोच बोबो सर के बारे में बता देता हूं कि फीबा लेवल 3 कोच है, यूएसए गोल्ड लाइसेंस्ड है, बीएफआई इंस्ट्रक्टर है, शिवनादर स्कूल के एचओडी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोच रह चुके हैं, सेंट स्टीफंस के कोच रह चुके हैं, जब खुद खेलते थे तब भी कोच रहते थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोच बोबो सर। मैं आपका नाम नहीं लूंगा बार बार, कुंवर ब्रह्म आदित्य सिंह पनवर काफी बड़ा नाम हो जाता है, तो मैं आपको बोबो कह के ही पुकारूंगा। तो बोबो सर, मुझे ठीक ये है। बताइए कि 10 साल से ज्यादा का करियर है आपका एज ए कोच। आपने क्यों डिसाइड करा कि आपको कोच ही बनना है, या लोग आपको कोच ही क्यों बोलते थे? जब मैं खेलता था तो जो पोजीशन थी वो पॉइंट गार्ड की थी। तो पॉइंट गार्ड का मेन एम था कि वो ऑन द कोर्ट कोच होता था। तो मैं जब खेलता था तो भी ऑन द कोर्ट कोच होता था, और मेरे साथ जितने खेलने वाले थे तो मेरे से मेरी राय लेते थे या मेरे से हेल्प लेते थे, तो मैं उनको हेल्प करता था। मैं कोच इसलिए बना क्योंकि मेरे साथ ना एक करियर एंडिंग नी इंजरी हुई 2009-10 में। तो मैं बास्केटबॉल से दूर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मेरा एम था कि मैं एक अच्छा प्लेयर बनूं और आगे तक खेलूं। बट जब करियर एंडिंग नी इंजरी हो गई तो मैं बास्केटबॉल से दूर जाना ही नहीं चाहता था। तो फिर मैंने कोचिंग शुरू, क्योंकि मैं ऑलरेडी पॉइंट गार्ड खेलता था और मैंने कोचिंग पहले भी कर रखी थी एज ए प्लेयर। फिर मैंने प्रोफेशन उसको लिया एज ए कोच। कोच बोबो सर, मुझे ये बताइए कि आज से 10 साल पहले जब बास्केटबॉल में ट्रेंड नहीं था डंकिंग का इतना, आप स्पेसिफिकली जाने जाते थे कि आपकी हाइट कम है पर आपकी जंप बहुत ज्यादा है, जो कि नॉर्मली इंडियन स्टैंडर्ड्स में ऐसा नहीं देखा जाता। तो आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, किससे इंस्पिरेशन मिली कि आपको जंप ज्यादा करना है एज कम्पेयर टू पॉइंट गार्ड जो आपके साथ खेल रहे हैं उनसे? सो मेरा इंस्पिरेशन बेसिकली एक ईगो से शुरू हुआ था। जब मैं स्कूल में था तो मेरे साथ खेलने वाले सब ना 6 फुट प्लस थे। तो वो लोग ऑलरेडी, बिकॉज वो लंबे होते थे, तो उन लोगों को लगता था कि उनका एडवांटेज होता था। और मैं थोड़ा, जब मैं प्लेयर था तो मैं थोड़ा ईगोइस्टिक था, तो मेरा मन था कि मैं उनसे बेटर चीजें कर सकूं। तो मैंने जब स्कूल में खेलना शुरू किया था तो मेरा फोकस था कि मैं अपनी एथलेटिक एबिलिटी, क्योंकि मैं पहले से एथलेटिक एबिलिटी मेरी अच्छी थी, तो उस चीज का फायदा उठाऊं अपने दूसरे प्लेयर्स के अगेंस्ट। तो उस टाइम, अभी क्योंकि यूट्यूब इतना फेमस हो चुका है, बट उस टाइम पे यूट्यूब पर शुरू ही आज से हुआ था। 10 साल तो पहले उस टाइम इतना एक फेमस नहीं प्रोग्राम था आया था, एयर अलर्ट। कोच साहब। हाँ। इतना फेमस आज से 10 साल पहले नहीं था। तो अभी तो जैसे बच्चे यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं बास्केटबॉल की अपनी जंप बढ़ाने के लिए, उस टाइम पर आज से 10 या 12 साल पहले आप क्या करते थे ऐसा कि आप एक इंस्पिरेशन बने आने वाली जनरेशन के लिए कि हाँ, वी वांट टू जंप हायर? तो मेरा क्या था कि मैंने ना एक रिसर्च किया था, एक प्रोग्राम एयर अलर्ट करके एक प्रोग्राम था, यूएस में फॉलो होता था। तो उस चीज को मैंने अपने टाइम पे शुरू किया, और एयर अलर्ट करके उसका एक 21 वीक का प्रोग्राम होता है, तो वो करके मेरी जंप काफी बढ़ गई। तो पहले जब मैं खेलता था तो मैं रिंग मुश्किल से टच कर पाता था। जब मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ तो कम से कम 9-10 इंच ज्यादा बढ़ के मैं डंक मारना शुरू कर गया मैंने उस टाइम पे। कुछ
हर एक प्लेयर की जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो डिसाइड करता है कि अच्छा अब मैं प्लेयर नहीं, अब मुझे कोच बनना है, अब मुझे दूसरे लोगों को सिखाना है। तो वो मोमेंट आपके लाइफ में कब आया था? वैसे वो मोमेंट जब मेरे लाइफ में आया था, उस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि मेरी ना करियर एंडिंग नी इंजरी हुई थी, तो मैं जब मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके बाद मैंने ट्राई करा वापस खेलने के लिए, तो मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल था कि मैं खेल ही नहीं पा रहा था। तो जो अब मेरी वाइफ है, एंड उस टाइम पे जो मेरे साथ थी रसप्रीत सिद्धू, जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है अभी भी है, और पिछले 15 साल से इंडिया के लिए खेल रही है, तो शी टोल्ड मी, शी एडवाइज मी कि देखो, अगर बास्केटबॉल के साथ ही जुड़े रहना है तो कोचिंग इज द नेक्स्ट स्टेप। तो बिकॉज मैं एज अ प्लेयर आई वाज ऑन लीडर ऑन द कोर्ट, मैं दूसरों को हेल्प करता था, तो वो शायद मेरे को हेल्प कर सकता था। उस टाइम पे उन्होंने दोनों मेरे को बोला कि स्टार्ट कोचिंग, कम से कम एक सेटिस्फैक्शन रहेगा दैट आप बास्केटबॉल के साथ जुड़े हो। तो मेरा मोमेंट आया एक इंजरी की वजह से, तो मैं अपने आप को एक एक्सीडेंटल कोच कहता हूँ। मेरा कभी मन नहीं था कि मैं कोच बनूं इनिशियली, जब क्योंकि सब जब प्लेयर्स खेलते हैं तो उनका भी मन नहीं होता कि वो बास्केटबॉल छोड़ के फिर कोचिंग शुरू करे। तो मैं अपने आप को अभी भी एक एक्सीडेंटल कोच कहता हूँ, बिकॉज मेरी इंजरी की वजह से मैं कोच बना। मैं थोड़ा लीग से हटकर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कोच सर। तो मुझे कोच साहब ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि कोई इंजरी के बाद इंडिया में खासकर ये बोल दिया जाता है कि अच्छा अब आप गेम छोड़ दो, अब आप गेम कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। खैर अभी तो फिजियोथेरेपी जैसे इवोल्व हो रहा है, स्पोर्ट्स साइंस इवोल्व हो रहा है, आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था, जैसे कि आपने बताया कि इंजरी के बाद आप नहीं खेल पा रहे। तो रिकवरी रेट कितना कम होता है या कितना होना चाहिए मिनिमम, जो कि अभी नहीं है या उस टाइम पर भी नहीं था? तो बेसिकली अब क्या है, देखो 2010 के बाद जब कॉमनवेल्थ हुए थे, तो जाके स्पोर्ट्स साइंसेज इंडिया में अच्छी तरह आए। सफदरजंग में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बना, बट उससे पहले हमारे पास वो था नहीं कि स्पोर्ट्स साइंस जो फील्ड है जिसमें स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट होती है, वो उस टाइम पे था नहीं। हमारे को अगर इंजरी होती थी तो हम एक ऑर्थोपेडिक के पास जाते थे, जो हमको एक ट्रॉमा पेशेंट की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि ट्रॉमा पेशेंट और स्पोर्ट्स इंजरी में बहुत फर्क है। स्पोर्ट्स इंजरी एक मूवमेंट रिलेटेड इंजरी हो सकती है, और ट्रॉमा होता है जो आपके किसी एक्सीडेंट की वजह से आपको इंजरी होती है। तो अभी देखा जाए तो स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजियोथेरेपिस्ट एंड ट्रेनर्स, ये इस चीज का ना फील्ड बढ़ गया है, क्योंकि इंडिया स्टार्टेड फोकसिंग ऑन स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। और उस टाइम पे शायद ये लैक करता था, इसलिए हमारी रिकवरी रेट, या हमको कोई एडवाइस भी नहीं दे रहा कि अच्छा आपको एक इंजरी हो गई है तो आप थोड़ा रेस्ट करो। उस टाइम पे राइस कहते हैं अभी हम, रेस्ट राइस कंप्रेशन एलिवेशन, तो हमको कोई बताता नहीं था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खेलोगे तो आपके इंजरी पे, अगर आप खेलोगे तो आपको और सीरियस इंजरी होने के चांसेस है। हमारे पास ये ना, हमारे एज ए प्लेयर हमारे पास नॉलेज थी ना, हमारे पास कोई एडवाइस देने वाला था। आज इस टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा टाइम है जब स्पोर्ट्स साइंस का एडवांटेज हम ले सकते हैं। तो हम इवन अ प्लेयर जो स्कूल में खेल रहा है उसको भी हम समझा सकते हैं दैट इंजरी मैनेजमेंट या लोड मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ प्लेयर जिसको अपनी करियर अगर आगे तक ले जा रही है। कोच साहब मुझे ये बताइए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोच रह चुके हो, आपने हायर एजुकेशन में भी एज ए कोच सर्व किया और अब आप स्कूल में भी एज ए कोच सर्व कर रहे हो। तो मुझे ये बताइए कि हम लैग कहां पर कर रहे हैं, क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल भी देख लिया और आपने अपर लेवल भी देख लिया। इंडिया कहीं ना कहीं क्या मेरे हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि अगले 10 या 15 सालों में भी हम एशिया क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो ऐसा ऐसा क्या, कहां पर कमी है? देखो एज सच अगर आप देखो तो हमारी कोई कमी नहीं है, हमारे पास प्लेयर्स है, हमारे पास मैंने ये सवाल इसलिए करा कि क्योंकि ऐसा बोला इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है। है कि एक छोटे बच्चों को ही अगर आप ट्रेन अच्छे से हाँ करोगे तो उनका फ्यूचर अच्छा होगा, क्योंकि अब हाँ, आप स्कूल में वही हो मैं तो इसलिए आप जवाब अच्छे से दे पाओगे। वही मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सब चीज है, लेकिन जो हम जहाँ लैक करते हैं, अगर हम कंपेयर करें, अगर हम यूएस से कंपेयर करें, तो अगर यूएस इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज जो बास्केटबॉल खेलती है, वो एक रीजन से खेलती है क्योंकि उनका जो फोकस शुरू होता है वो स्कूल से शुरू होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे आपको प्लेयर स्कूल से ही मिलेंगे।
तो आपके पास जो स्कूल का जो स्ट्रक्चर होता है स्पोर्ट्स का, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्कॉलरशिप हो, रिवॉर्ड हो, कोचेस हो, क्योंकि आज के डेट पे कोचेस की बहुत कमी है स्कूलों में। अगर आप छोटे एज से स्कूल में ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं शुरू करवाओगे तो आपको प्लेयर आगे नहीं मिलेंगे, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट में हो। तो बहुत सारे, मैं जब अभी रिसेंटली मैं सर्बिया भी होके आया था, एक फीबा का एक्सीलेंस सेंटर है उधर, वहां मैं दूसरे कंट्रीज के कोचेस से भी मिला। तो मैंने ऑलमोस्ट सब कोचेस से पूछा कि आपके कंट्री में प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर लीग या सिस्टम कब शुरू होता है? तो वो कहते हैं स्कूल में, और वो भी अंडर 10, 10 साल के बिलो के बच्चों पे शुरू होता है। यहाँ हम लैक करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर इंडिया में जो पहला टूर्नामेंट होता है वो अंडर 14 होता है, उससे पहले देयर इज नो पैन इंडिया टूर्नामेंट। तो अगर हम स्कूल को स्ट्रॉन्ग करें, अंडर 10, अंडर 12 के प्लेयर्स के ऊपर फोकस करें, जहाँ बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा आई थिंक आगे जो अंडर 10, 12 वाला प्लेयर 14 में जाएगा, 16 में जाएगा, फिर 19 में जाएगा, फिर सीनियर में आएगा, तो इससे हमारा प्लेयर की जो पूल है, प्लेयर पूल जिसमें बोलते हैं, वो अच्छा होगा। एज सच की अगर हम अपने आप को एज ए कंट्री, सीनियर विमेन हो, सीनियर मेंस हो, एशिया में वी आर एट अ डिसेंट प्लेस, ठीक है। मेंस में हम नंबर 10 पे है राइट नाउ, विमेन में हम 6 में है एशिया में, पर हम इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आइदर यू कैन से कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ कैंप्स हो या एक्सपोजर हो। तो ये चीज को दो तरीके से टैकल होता है। अगर आप सीनियर का सेक्शन देखोगे तो आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आप अभी 2020 चल रहा है तो हमको 2022 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें तो 2020 में अगर हमारा अंडर 16 या अंडर 17 के जो प्लेयर्स हैं उसको 4 साल हो या 8 साल हो, इस पे फोकस करो तो आपके वो सीनियर लेवल अच्छा होगा। स्कूल इज दी ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ प्लेयर खेलना सीखता है, जिसका एक्सपोजर होता है गेम पे, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, स्कूल पे ही एक्सपोजर मिलता है। तो इस चीज को स्ट्रॉन्ग करना हमारे कंट्री के लिए या ऑल आवर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार बहुत सारा सवाल उठते हैं इक्विपमेंट्स के ऊपर। तो बास्केटबॉल में हालांकि इतने इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, पर फिर भी जैसा कि मैं स्पोर्ट्स साइंस का पहले भी जिक्र कर रहा था, कितना जरूरी है अपने प्लेयर्स को प्रॉपरली ट्रेन करना स्कूल लेवल पे। हम अभी इस पे स्कूल लेवल तक की बात करेंगे, हायर एजुकेशन की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि आप अभी स्कूल से जुड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स बेसिकली साउंड नहीं होते जब वो कॉलेज में पहुंचते हैं, और उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा लैग करते हैं बहुत सारी जगह। तो वो जो बेसिक सिखाने का फंडा है वो कोच क्लियर कर सकता है, पर ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें कोचेस को अलग से कोचिंग दी जाती हो अपार्ट फ्रॉम एनआईएस? मैं बास्केटबॉल की बात करूं। देखो, जो जब मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, मैं पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूशन का कोर्स था। मैंने स्कूल इसीलिए शुरू किया क्योंकि ये सेम चीज मैंने स्कूल कॉलेज में देखा कि हमारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनकी बेसिक फंडामेंटल्स खराब होती है ना। अब वो प्लेयर की गलती नहीं होती, प्लेयर को जो कोच बताएगा वो कोच के ऊपर होता है। सो मैंने स्कूल इसलिए ही शुरू किया था व्हेन आई जॉइंड स्कूल, इज बिकॉज कि मेरे को प्लेयर्स स्कूल पे प्रिपेयर करते हैं। नाउ अगर हम इक्विपमेंट की बात करते हैं, बास्केटबॉल में सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट यूज होता है जब आप खेलते हो, लेकिन जब हम अपने इंडिविजुअली एक बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, उसका बॉडी मूवमेंट, जो ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं जिसे, वो डेवलप करना होता है। तो अगर बास्केटबॉल में मूवमेंट बहुत जरूरी होती है, हाथों से खेलते हैं लेकिन सबसे ज्यादा मूवमेंट पैर की होती है। सो अगर हम अंडर 10 या अंडर 12 के बच्चों को उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉडी बैलेंसिंग और बेसिक बॉडी स्ट्रेंथनिंग पे वर्क नहीं करेंगे तो वो प्लेयर का फंडामेंटल्स खराब ही रहेगा। फिर जहां बात करते हैं कि राइट टेक्निक, अगर खुद एक प्लेयर कोच अगर खुद खेला हुआ नहीं हो तो उसको खुद उसकी टेक्निक शायद नहीं पता होगी, शायद खराब होगी। सो राइट टेक्निक राइट वे में सिखाना चाहिए। अगर आप रॉन्ग टेक्निक को प्रैक्टिस करोगे तो आप मास्टर ऑफ रॉन्ग टेक्निक ही होगे। तो कोचेस को अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए अपार्ट फ्रॉम एनआईएस, जो फीबा
का वेबसाइट है, फीबा के वेबसाइट में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बुक्स है जो वो डाउनलोड कर सकते हैं, या आजकल तो चलो बहुत सारे यूट्यूब पे कोचेस है, इवन यूएसए के बेस्ट कोचेस या वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स आर ऑन यूट्यूब या दूसरे सोशल मीडिया पे, तो उनको फॉलो करो, सीखो। बेसिकली आपके ऊपर होना चाहिए एज अ कोच, अगर आपका विल है टू इम्प्रूव, तभी आपके प्लेयर्स इम्प्रूव करेंगे। एंड आप वो चीज मत सिखाओ, ये मैं ऑलवेज ये मानता हूँ, आप वो चीज मत सिखाओ जो आपको नहीं आती, एज अ प्लेयर ऑल्सो और एज अ कोच ऑल्सो। अगर मेरे को कुछ चीज नहीं आती तो मैं वो प्लेयर को नहीं सिखाऊंगा, या तो मैं किसी को बुलाऊंगा जो उसमें एक्सपर्ट हो तो वो सिखाए। शायद मैं गलत चीज सिखाऊंगा, अगर मैं कुछ चीज जानता नहीं तो मैं उसको सिखाऊं क्यों, दैट इज माई एम। तो प्लेटफॉर्म तो हमारे पास बहुत है, सीखने के लिए कोचेस को ढूंढना पड़ेगा बेसिकली। मैं अभी ये जो मेरा सवाल था वो उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया कि सीखना कितना जरूरी है। आपने उसका जवाब दे दिया कि सिर्फ प्लेयर्स को सीखने की जरूरत नहीं, कोचेस को भी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो टाइम गया जब कोच बोलता था कि दौड़ लगाओ और जीत जाओ। अब लर्निंग इज अ वे ऑफ लाइफ। मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि आप कोच हैं, बास्केटबॉल के कोच हैं, फीफा सर्टिफाइड हैं, कितना बास्केटबॉल की जो अगर बेसिक्स की बात करें, जो कि आप किसी प्लेयर को डेवलप कर रहे हो स्कूल टाइम से या छोटी एज से, तो आप अपनी ट्रेनिंग उसके किस हिसाब से कराते हैं? अगर मैं एक छोटे प्लेयर को डेवलप कर रहा हूँ, जो अगर मेरा जो पहला फोकस होता है अंडर 10 होता है, अंडर 10 पे क्या होता है कि हम बच्चों पे उनकी मूवमेंट पे फोकस करेंगे, कि वो एक ऑब्जेक्ट, जो बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है, तो हमारा एक बॉल एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ वो कैसे मूवमेंट कर सकता है। उसको ये चीज नहीं सिखा रहे कि उसको बास्केट मारना है या उसको पॉइंट्स मारने, उसको ये सिखाया जा रहा है कि वो एक बास्केटबॉल कोर्ट जो 28 मीटर फुल लेंथ है उस पे कैसे भागा जाए। उसको ट्रेनिंग वैसी देनी है उसके एज अप्रोप्रिएट। अगर वो 7 साल का बच्चा है तो उसको ज्यादा एडवांस चीजें नहीं करवा सकते, आपको बेसिक चीजें करवाने। आपको एज अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग को रिसर्च करके या उसको देख के उसको सीख के उसको सिखाना पड़ेगा। 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा साइज 7 बॉल से नहीं खेल सकता, तो साइज 5 बॉल बहुत जरूरी होती है। तो अगर हम इक्विपमेंट की जब बात कर रहे थे तो बास्केटबॉल में साइज 5, साइज 6 और साइज 7 बॉल यूज होता है। तो एक छोटे लेवल के प्लेयर को या एक छोटा एज के प्लेयर को उसको उसके अप्रोप्रिएट एक बॉल देना चाहिए। उसको अगर हम साइज 7 के बॉल से ड्रिबल या शूट करवाएगा तो उसका वेट ज्यादा है, तो उससे वो ढंग से नहीं कर पाएगा। दूसरा, जो बास्केटबॉल का रिंग होता है जो 10 फीट पे होता है, तो उसको अंडर 10 के प्लेयर्स के लिए उसको 8 फीट पे लाना जरूरी है कि उसको उसके हिसाब से शूट करे। अगर आप उसको 10 फीट पे करोगे तो उसका टेक्निक पहले से ही खराब होना शुरू होगा, क्योंकि वो शोल्डर ज्यादा यूज करेगा फेंकने के लिए। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें हम मेनली एज अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग बोलते हैं। फिर जैसे जैसे प्लेयर बढ़ता रहेगा, अंडर 10 से अंडर 12 पे जाएगा, तो उसका स्किल डेवलपमेंट बढ़ता रहेगा। जब वो अंडर 14 तक आएगा, जब उसका कंपटीशन का टाइम ज्यादा आता है, तो वो तब तक उसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड ड्रिबल, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लेअप, ये सब चीज सीख चुका होना चाहिए प्लेयर हो। तो हमारा फोकस एज अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग पे ही रहता है। तो सब आपने बात करी यूएस के प्लेयर्स की, सर्बिया के प्लेयर्स की, तो आपको क्या लगता है कि 130 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुस्तान के पास और अभी भी हम वर्ल्ड क्वालिटी प्लेयर्स नहीं दे पाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज या स्पेनिश जो लीग होती है, यूरोपियन लीग होती है, उनके कंपैरिजन में भी हम कहीं स्टैंड नहीं करते, तो उसका रीजन स्किल्स है या हमारे पास उतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है या प्लेयर्स की विलिंगनेस नहीं है उसको लेकर, क्या है उसका रीजन? देखो, इक्विपमेंट्स के बारे में मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि यूएस जब मैं गया था, अभी मैं रिसेंटली टेक्सास होके आया था, तो वहां पे भी मैंने देखा था एक बेसिक एलिमेंट्री स्कूल में भी बस बास्केटबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट होता है। वहां पे टीचिंग इज डिफरेंट। जैसे मैं अभी बोल रहा था एज अप्रोप्रिएट टीचिंग होती है, वहां ऑलरेडी एक बेसिक स्टैंडर्डाइज कोचिंग का सिस्टम बन रखा है। आई थिंक अगर हम इंडिया में भी बात करते हैं, हमारे पास 130 करोड़ है, हम प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स है। ऐसे हम कह नहीं सकते कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास बहुत प्लेयर्स है। अभी से अगर अभी देखा जाए तो हमारे जो प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, काफी सारे प्लेयर्स हैं।
जो कॉलेजेस में बाहर अब्रॉड में कॉलेजेस में एडमिशन भी ले रहे हैं वो काफी ज्यादा प्लेयर, लेकिन जहां हम लैक करते हैं वो है बेसिक टीचिंग जो आपको स्कूल में ही मिल सकता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे यू हैव टू गो टू एडवांस लेवल। अगर आप स्कूल के बाद कॉलेज देखते हो तो कॉलेज यूएस में भी अगर आप कंपेयर करो, यूएस में जो कॉलेज का बास्केटबॉल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है टू इंडियन बास्केटबॉल। उसका भी एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बन रखा है, हमको उस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। इन कॉलेजेस हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एक बार ही होता है साल में, और उससे पहले नॉर्थ जोन हो जाएगा, वेस्ट जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन। सो ये सब चीजें एक बार ही होते, नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स कम है पर प्लेयर्स हैं हमारे पास। इस चीज पे हमको फोकस करना पड़ेगा कि हम अपने जोन वाइज इम्प्रूवमेंट कैसे करें बास्केटबॉल के ऊपर। देन मैं बात करूंगा, अगर आप एक स्कूल के प्लेयर हो, जब मैं भी स्कूल में जब खेलता था तो मैं अपने आप को एक प्रोफेशनल प्लेयर बनाना चाहता था। इंडिया में हमारे पास प्रोफेशनल प्लेयर्स बहुत कम है, या हमारे पास प्रोफेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा मेंस में अगर देखा जाए तो ओएनजीसी है, इंडियन रेलवेज है, बैंक्स है, विमेन्स में भी इंडियन रेलवेज है, लेकिन इसके अलावा कुछ है नहीं। अभी 2020 में लीग लॉन्च होनी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस शायद लीग लॉन्च नहीं हुआ। तो हमको प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म देना है जहां वो अपने आप को प्रोफेशनल प्लेयर्स कह सके। प्रोफेशनल प्लेयर्स और दूसरे प्लेयर्स में डिफरेंस ये है कि प्रोफेशनल प्लेयर इज पेड टू प्ले बास्केटबॉल। कोई जॉब कर रहा हो साइडवेज और उसको खेलना हो तो वो छुट्टी लेके खेलता है, तो वो प्रोफेशनल प्लेयर नहीं हुआ। तो हमारे को एक प्रोफेशनलिज्म इस कंट्री में लानी है, एंड आई एम श्योर अगर प्रोफेशनलिज्म आ जाएगी तो अगले 5-10 साल में हमारा जो लेवल ऑफ प्लेयर्स है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। गोपू सर, गेम के अंदर पॉलिटिक्स, चाहे वो इन हाउस हो, टीम्स की हो, कोचेस की हो, या पूरी फेडरेशन की हो, तो वो आपको क्या लगता है कितना ज्यादा अफेक्ट करती है? बीएफआई की बात कर ले, आप बीएफआई के इंस्ट्रक्टर भी हो और आप खुद कोच भी हो, प्लेयर्स रह चुके हो, तो आपने ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल तक सब देखा। क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा नाम उठता है कि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, खेलों में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। अगर जहाँ 2 से ज्यादा लोग हो वहाँ पॉलिटिक्स होता ही होता है। एक बहुत सिंपल सा फंडा है, राइट? पॉलिटिक्स यहाँ भी है, पॉलिटिक्स एवरी कंट्री में भी है, हर एक जगह है। जहाँ बात आती है कि पॉलिटिक्स कितना इफेक्ट करता है स्पोर्ट को, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा इन्वायरमेंट हो। अगर हमारे प्लेयर्स, जैसे मैं कहता हूँ, प्लेयर्स के ऊपर अगर पॉलिटिक्स की बात आती है तो वो ज्यादा से ज्यादा टीम में सिलेक्शन और टीम में ना सिलेक्शन ही होती है। बट अगर आपके पास प्लेयर्स अच्छे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉलिटिक्स कम हो जाती है। सेकंड, जहाँ मैं कहता हूँ कि मैंने कंट्री में, मैं काफी जगह गया हूँ, मैंने देखा है पॉलिटिक्स बहुत कम इफेक्ट करता है अगर आप एक अच्छे स्किल्ड एथलीट हो, अच्छे स्किल्ड प्लेयर हो, वो आप पे इफेक्ट नहीं करेगा। एंड बीएफआई की जहाँ तक बात करा जाए, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, काफी इस अगर 2010 से 2020 तक बात करा जाए तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पिछले 10 साल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स करवाए इंडिया में, जो पहले नहीं हुए। फीबा, अभी ओलंपिक क्वालिफायर होने थे इंडिया में, फीबा एबीसी हो चुका था, विमेन एशिया कप हो चुका था, एशिया कप अंडर 17 गर्ल्स के लिए हो चुका है, 19 के लिए हो चुका है। सो फेडरेशन का जो काम है वो अपना कर रहा है, फेडरेशन अपने टूर्नामेंट्स खिला रहा है, अपने प्रेपरेशन कर रहा है। पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा आंसर दूंगा, पॉलिटिक्स नॉर्मली हर फील्ड ऑफ लाइफ में होती है। आई डोंट थिंक सो। पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर आप एक अच्छे प्लेयर हो, अगर मैं प्लेयर की तरफ से बोलूँ, तो आप पे पॉलिटिक्स इतना इफेक्ट नहीं करेगा इफ यू आर अ वेरी गुड प्लेयर। एंड जहाँ तक बात होती है कोचेस की या आपस में टीमों में, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पॉलिटिक्स का मेन रीजन, मुद्दा यही होता है कि आप दोनों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। शायद किसी चीज में मैं बिलीव करता हूँ, शायद किसी चीज में आप बिलीव करोगे, तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ही होता है। और मैं अपनी बात मनवाने के लिए शायद मेरे पास नंबर ज्यादा हो या आपके पास नंबर ज्यादा हो, तो इसको बेसिकली एक पॉलिटिक्स बोला जाएगा। सो दिस इज एवरीवेयर। बट अगर आप एज अ टीम की बात कर रहे हो, तो अगर
आपका गोल जो है जीतना है या परफॉर्म करना है, अगर आप उसको आगे लेके चलो तो पॉलिटिक्स कहीं काम नहीं है। एंड एज अ कोच ऑल्सो, कोच का मेन काम क्या होता है? अगर मैंने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोच किया था, कॉलेज को कोच किया था, यू हैव टू मैनेज पॉलिटिक्स एज वेल एज ईगोज एज वेल एज प्लेयर्स, क्योंकि आपको सबको एक साथ खिलाना है। टीम स्पोर्ट है नहीं, तो टीम का जो गोल होता है वो जीतना होता है या परफॉर्म करना होता है, तो ये मैनेज करना जरूरी है। सो ये कोचेस पे बात आती है मैनेज करने की, फेडरेशन पे बात आती है कि कैसे मैनेज करा जाए। बट आई डोंट थिंक सो इतना पॉलिटिक्स विल ऑलवेज बी इफेक्टिव। सब आपका 10 साल से लगभग ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और बास्केटबॉल को इन्वॉल्व कर दे तो आप 20 साल से भी ज्यादा अनुभवी प्लेयर हैं और कोच हैं। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा टाइम या ऐसी मेमोरी कि आपको देखकर किसी प्लेयर को या खुद को आपको देखकर ये लगा कि ये क्या, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गया कुछ, या आपने कुछ ऐसा देख लिया किसी को, मतलब लाइव का बात कर रहा हूँ मैं, आप कोई ऐसे गेम में थे जो आपको लग रहा था कि आप नहीं जीतने वाले और आप जीत जाते हो, या आप किसी प्लेयर्स को देखकर इतने ज्यादा आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो कि आपको ये लगता है कि ओके ये मैं कभी नहीं भूलने वाला। ऐसी कोई 2-3 अच्छा, यादें मेरे साथ शेयर करें तो। जब मैं खेलता था तो मेरा पहला एक्सपीरियंस जो था स्कूल लेवल में, एक टीम थी हमारे यहाँ पे इन नोएडा, उसको ना जेकेजी बोलते थे, जेकेजी स्कूल था। ईयर कौन सा था? तो ये होगा 2004, ठीक है। सो जब हम तब उस टाइम पे आर्मी पब्लिक स्कूल, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ, तो उस टाइम पे हम काफी अच्छी टीम थी, हम यहाँ ऑलमोस्ट हर मैचेस जीतते थे। तो हम एक टीम से खेले, गाजियाबाद की टीम थी, जेकेजी गाजियाबाद, और हम उस टीम से कम 30 और 40 पॉइंट से हारे होंगे। तो वो टाइम ऐसा था कि जब हम उनके अगेंस्ट खेल रहे थे तो उनकी जो गेम सेंस थी, जो उनका टीम वर्क था, वो हमारे से काफी ज्यादा अच्छा था। तो उस टाइम पे क्योंकि मैं अपने आप को एक अच्छा प्लेयर मानता था, तो उस टाइम पे मेरे को ग्राउंड पे वापस लिया है, मतलब वो दूसरी टीम ने मेरे को ग्राउंड पे वापस लिया है कि मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं, क्योंकि दूसरी टीम का ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर, उनके कम से कम 5 प्लेयर और जो 7 प्लेयर जो बेंच पे बैठे थे वो एक जैसे थे। तो वो चीज एक टाइम था जब मेरे को पता था कि अच्छा मेरे को और कुछ चीजें सीखना है, अभी बास्केटबॉल में कुछ सीखा ही नहीं है मैंने। फिर जब कॉलेज ज्वाइन किया मैंने, तो उस टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैंने ऑलमोस्ट हर कॉलेज में ट्रायल्स दिए थे, और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था जो हम लोग साथ में नोएडा में खेलते थे। तो एक बार हमें ट्रायल में साथ में टकराए थे, और तो हमने डिसाइड तब किया था कि हम साथ में खेलेंगे। उसका नाम आदित्य विश्वास था, एंड उस टाइम वो जूनियर इंडिया कैंप करके आया था। तो वो मेरा एक फर्स्ट टाइम एक इंडिया प्लेयर के साथ खेलते हुए और उसके अगेंस्ट खेलते हुए था। तो जब भी मैं उसके साथ खेलता था और वो जूनियर इंडिया खेल के आया था, तो मेरे को बस ये मेरा जो एम था कि मेरे को इंडिया के लिए खेलना है, तो मैं ये देखना चाहता था कि मेरे में क्या कमी है जो उसमें है कि वो इंडिया खेल गया है। वो अलग बात है कि मैं 5'8" था और वो 6'4" था। हाइट बहुत मैटर करती है, उस टाइम पे बहुत मैटर करती थी, पर स्किल वाइज हम ऑलमोस्ट सिमिलर थे। तो वो चीज एक ऐसा मेरे बेसिकली वो टाइम में था कि लाइफ में वो टाइम था कि मैं और अपने आप को पुश कर सकूं और प्रूव कर सकूं कि वो जूनियर इंडिया खेला तो मेरे को भी खेलना था। तो ये कुछ इंस्टेंसेस थे बेसिकली जो एक प्लेयर या एक टीम के अगेंस्ट खेल के आया था। मेरा फर्स्ट टाइम जब क्लब टूर्नामेंट खेलना था दिल्ली में, मैं एक रॉयल क्लब के लिए खेलता था। तो हम लोग एयरफोर्स के अगेंस्ट खेल रहे थे। दिल्ली का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता था रॉयल्स करके, तो जो हमारा होम टूर्नामेंट होता था। तो हम पहली बार एयरफोर्स के अगेंस्ट खेल रहे थे, सेमीफाइनल मैच खेल रहे थे। एक सेकंड सर, मैं थोड़ा एयरफोर्स के बारे में बता दूं कि एयरफोर्स में पिछले 10 या 15 सालों से एक ऐसी टीम बनाई गई है जिसमें प्रोफेशनल प्लेयर्स खेलते हैं। उनको मैं प्रोफेशनल इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि उनकी जो भर्ती होती है, भर्ती बोला जाता है उनको, वो स्पोर्ट्स के थ्रू ही होती है। तो अगर आप एयरफोर्स के खिलाफ खेल रहे हो तो आप तैयार हो जाए कि आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा देखने को या सुनने को या खेलने को। अब आप शुरू करें सर, आप एयरफोर्स के बारे में नहीं बताते, मैं जानता हूं इसलिए मैंने आपको बीच में रोका और एयरफोर्स के बारे में बताया। तो जब हम एयरफोर्स के अगेंस्ट सेमीफाइनल मैच खेल रहे थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वी वर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स उस टाइम पे, तभी हम क्लब के लिए खेलते थे।
एयरफोर्स जैसा आपने बोला है कि प्रोफेशनल टीम है, उनकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी भर्ती उनके खेलने की वजह से होती है। स्पोर्ट्स वो कोटा जिसे बोला जाता सेमीफाइनल है। मैच में मेरे को अभी तक याद है कि हाँ करेक्ट, स्पोर्ट्स कोटा। मेरे को अभी तक याद है उस टाइम पे 2 प्लेयर का डेब्यू था जो अभी भी अगर इस टाइम पे उनको उनका नाम लिया जाए तो इंडियन बास्केटबॉल में उनको याद कराता है। एक था नरेंद्र ग्रेवाल और एक जोगेंद्र। तो नरेंद्र ग्रेवाल एंड जोगिंदर देवर इंडियाज बेस्ट प्लेयर्स अभी रिसेंटली। उस टाइम पे उनका डेब्यू था और उन दोनों का जो टीम वर्क था, ये ईयर कौन सा था सर, जो प्लीज ईयर जरूर मैंने बताएं हमें। अपने ये 2007 2007 का। तो नरेंद्र वॉज इंडिया, अभी भी उसको निकनेम दिया था वन हैंडेड शूटर। वो अपने एक ही हाथ पे बॉल पकड़ता था और एक ही हाथ से शॉट मारता था, चाहे वो मूवमेंट में हो, पर वो एक ही हाथ से बॉल उठा के मारता था। वो बहुत बढ़िया शूटर था। वो जो गेम में मेरे को अभी तक जो याद है कि वो रिबाउंड भी वही ले रहा था। ही वाज अबाउट 6'2". वो जोगिंदर को पास करता और जोगिंदर फास्ट ब्रेक के लिए आगे पास करता, वो नरेंद्र ही रिसीव करता। तो उनका जो एक तो फिजिकल फिटनेस का लेवल हमसे बहुत आगे, बहुत ऊपर था। एंड सेकेंडली उनकी जो टीम वर्क थी एज एयरफोर्स, एंड ये जो 2 प्लेयर भी जिनकी बारे में बात कर रहा हूँ, वो बहुत मतलब एक डिफरेंट लेवल की बात है। हम लोग कम से कम वो गेम 20-25 पॉइंट से हारे हुए होंगे। एंड मैं हर बार आपको जब भी अपनी लाइफ स्टोरी या किसी चीज के बारे में बताऊंगा, मैं वो हारने से बताता हूँ, क्योंकि फेलियर टीचेस मोर देन सक्सेस विल एवर टीच। मैं आपको इसलिए तो एक धन्यवाद करूंगा कि आपने अपनी हार के बारे में बताया, ना कि अपना खुद की प्रेज करते हुए। अपनी शुरुआत हार से करी, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। वो भी आप बड़े खुशी हो के प्राउड मोमेंट से बता रहे कि हाँ हम ऐसे प्लेयर से हारे। हाँ, बिकॉज मेरा अभी भी मानना है कि ना जो फर्स्ट चीज किसी को सिखाया जाता है उसको फेलियर सिखाया जाए, क्योंकि फेलियर अचीव कर लिया उसके बाद सक्सेस ही आएगा। आप फेलियर एक बार सीख गए हो तो आप अपनी गलतियां सुधारते हो और गलतियों से बेटर होते हो। अगर आप जीतते रहोगे आप कभी बेटर नहीं होगे। तो जहां भी मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं फेलियर से ही बोलूंगा, क्योंकि मैं फेलियर से बहुत ज्यादा सीखा हूँ। तो उस टाइम पे एयरफोर्स के अगेंस्ट खेलने के बाद मेरे को, और उस टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे आप कह रहे थे कि एक मेरा नाम था कि अच्छा एक छोटा हाइट का प्लेयर, बहुत फास्ट, बहुत ऊंचा जंप करता था। तो उस टाइम पे 2007 में मेरे को पता चला कि मेरे को अपना गेम अभी और ऊपर करना है और बढ़ाना है, क्योंकि ये 2 चीजें या 2-3 चीजें मेरे को हेल्प नहीं करेंगे अगर मेरे को और अच्छा प्लेयर बनना है। तो मैंने जब अच्छे प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलना शुरू किया, या जब भी हम अच्छे प्लेयर्स के अगेंस्ट खेले, तो उनसे मैं सीखता था कि अच्छा वो क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा, या जो मेरी टीम नहीं कर रही। तो जब भी हम कोई मैच हारे या जब भी कुछ हुए, तो मैं अपने टीममेट्स के साथ यही डिस्कस करता था, या यही हम ट्राई करते थे कि हम वो चीजें अपनाएं जो दूसरा प्लेयर हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं, दूसरी टीम हमारे अगेंस्ट कर रही थी। तो 2007 में वाज एक और जो मैं जिसके बारे में बोल रहा था कि जो डिफरेंस था वाज इन 2007, जो एज अ करियर मेरे लिए। ठीक है सर, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इन हंड्रेड्स होंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो अब थोड़ी कोरोना की भी बात कर लें तो कोरोना से पहले माहौल कुछ और था, अब कोरोना के बाद माहौल कुछ और है। तो एक तो मुझे ये बताइए कि अभी लॉकडाउन पीरियड में आपने अपने स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेनिंग दी? अच्छा, सो देखो, हम कभी कभी ऐसे सिचुएशन कभी हमारे लाइफ में आया नहीं है, काफी पहले भी। अगर आप 100 साल पीछे भी जाओ तो ऐसा कोई सिचुएशन कभी आया नहीं है कि पूरा वर्ल्ड को शट डाउन होना पड़ रहा है एक वायरस की वजह से। तो वर्ल्ड में हर चीज शट डाउन हो चुकी है। नाउ जब हमारा इंडिया में मार्च में ये शुरू हुआ था, तो जब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर मैं करने लगा कि कोरोना वायरस से क्या क्या हो रहा है, दूसरे वर्ल्ड कैसे अफेक्टेड है। सो जैसे हमारा लॉकडाउन हुआ तो मेरे जो टीम के प्लेयर्स हैं उनके लिए एक बेसिकली घर पे ट्रेनिंग का एक शेड्यूल बनाया है। अब हम बास्केटबॉल कोर्ट तो सबके घर पे नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम बास्केटबॉल का थोड़ा बहुत स्किल डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, बिकॉज बास्केटबॉल में आपको रिंग की जरूरत है। अगर आप पूरा गेम खेलना चाहते हो आपको बास्केटबॉल रिंग की जरूरत है, बट आप ड्रिबलिंग कर सकते हो घर पे, आप फिटनेस कर सकते हो घर पे, आप पासिंग कर सकते हो घर पे। तो आपके जो मेजर स्किल जो हो रहे हैं वो आपके घर पे भी डेवलप हो सकते हैं। तो उनकी जो अभी भी ट्रेनिंग चल रही है इस टाइम पे, वो इसी चीज पे है जो वो घर पे कर सकते हैं। उनको रिंग सिर्फ शूटिंग नहीं करवा पा रहा, किसी किसी के पास शायद
उनके सोसाइटी में नीचे बास्केटबॉल कोर्ट है या उनके घर के बाहर उन्होंने रिंग लगा रखा है, तो वो उस चीज पे शूटिंग कर पा रहे हैं। पर वो इंडिविजुअल बेस्ड ट्रेनिंग हो चुकी है कि आप हर एक एथलीट जो भी मेरा एथलीट है वो इस टाइम पे इंडिविजुअली अपने आप को इम्प्रूव करे। जब सिचुएशन बेटर होगा और जब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो टीम पे इजियर हो जाएगा। ठीक है कोच साहब, आखिरी सवाल मेरा और फिर उसके बाद हम अपना इंटरव्यू खत्म हो जाएगा हमारा। आप एज ए प्लेयर या एज ए कोच, मैं आपको एनबीए या बाहर के देशों की बात नहीं करूंगा, इंडिया के आपको टॉप 5 प्लेयर्स जो आपको बहुत पसंद है, पुराने या नए कोई भी। देखो अगर मैं मेन सेक्शन, पहले मैं मेन से स्टार्ट हाँ, करूंगा। मैन से शुरू करें। तो माफ करना, मैंने मैन और वुमेन का नाम मेन, नहीं लिया, पर दोनों का जी। हाँ, मेंस में मोहित भंडारी, सो ही वाज, उनको इंडिया का पिस्टल पीट मैवरिक बोलते थे। अगर आपने कभी पिस्टल पीट मैवरिक के बारे में सुना है, ही वाज वन ऑफ एनबीए's ग्रेटेस्ट पॉइंट गार्ड्स। तो मोहित भंडारी वाज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट इनका पॉइंट ईयर भी गार्ड। बताते चलिए ताकि क्लियर हो जाए कि कब कौन खेला। इनको मैंने देखो ये तो काफी टाइम इंडिया के लिए, काफी टाइम 99, 2000, 2002 तक खेले हैं और उसके बाद भी खेले सीनियर नेशनल में। पर इनको मैंने सिर्फ एक बार, तब दूरदर्शन पे नेशनल सीनियर नेशनल आते थे, जो हम दूरदर्शन पे सीनियर नेशनल देखते हैं, तो मैं उनको उधर देखा। मैं इनको पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इनकी स्टोरी भी मैंने बहुत सुनी है। ये राजस्थान के है। तो एक ये प्लेयर है जो मेरे वन ऑफ ऑल टाइम फेवरेट्स है, मोहित भंडारी। उसके बाद अगर मैं बोलूं, और मैं पास्ट और प्रेजेंट को मिक्स करूंगा, ये पास्ट है, मोहित भंडारी इज वन ऑफ द। देन एक जगदीप बेंस। ये एक, आपने जब एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके सामने कुछ ऐसा कोई मूवमेंट हुआ हो जिससे आप और इंस्पायर हो बास्केटबॉल के बारे में, जगदीप बेंस पंजाब का प्लेयर रह चुका है। एंड इसको उनको मैंने खेलते हुए मैं अपने दर्शकों को दिल्ली बता में, दूं, जगदीप बेंस उर्फ जग्गी के नाम से काफी ज्यादा वो मशहूर हैं जी। कुछ सब आप शुरू करें। सो मैं इनको ना बेसिकली, जब मैंने इनको अपने सामने खेलते देखा था, तो मैंने इनको इंडिया का लेब्रॉन जेम्स टाइप प्लेयर माना था। ठीक है, तो ही इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर्स, इज जगदीप बेंस। नाउ एक, और मैं पोजीशन वाइज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये फॉरवर्ड रह चुके हैं, एंड मैंने मोहित भंडारी बोला है जो पॉइंट गार्ड एंड शूटिंग गार्ड रह चुके हैं। देन एक है सांबाजी कदम, एंड इनके बारे में तो ऑलमोस्ट एवरीवन नोज, जो भी बास्केटबॉल अभी भी खेल रहा है। सांबाजी कदम इंडियन आर्मी के वन ऑफ बेस्ट पॉइंट गार्ड्स विच इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस। सिर्फ उनके एक ही फ्लॉ थी गेम में, वो सिर्फ उनकी शूटिंग का था। लेकिन मैंने ऐसा एक प्लेयर, अगर आप डेनिस रॉडमैन, अगर लास्ट डांस पे देख रहा होगा, तो उसमें डेनिस रॉडमैन जैसे बॉल के लिए कोर्ट के बाहर कूद के गिरता था या यहाँ डाइव मारता था, वहां डाइव मारता था। सो सांबाजी कदम वाज द सेम। कहीं बॉल अगर कोर्ट पे लूज होता था तो आपको 100% सांबाजी कदम उस पर मिलेगा। सांबाजी कदम वाज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट गार्ड आल्सो विच इंडिया हैज क्रिएटेड। देन करंट मैं इंडिया के दो प्लेयर्स का नाम लूंगा। वन इज अमजोत सिंह, जो एनबीए के जी लीग तक जा चुका है, एंड ही इज इंडिया वन ऑफ, मतलब जो सबसे क्लोजेस्ट पहुंच चुका है टू गोइंग इनटू द एनबीए। सतनाम सिंह वाज ड्राफ्टेड इनटू द एनबीए, बट अभी अमजोत इज वन ऑफ द अदर प्लेयर्स हु इज द क्लोजेस्ट जो एनबीए तक शायद जा सके। उसके इज दी 6'7" है उनकी हाइट, एंड वो एक शूटर भी खेलते हैं, एक पासर भी खेलते हैं, एक रिबाउंडर भी खेलते हैं, तो ऑल राउंड प्लेयर है। देन इज विशेष भृगुवंशी ही इज माय, आई हैव प्लेड विद हिम इन यूपी। वो मेरे जूनियर रह चुके हैं, लेकिन ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। ही इज वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट शूटर्स एज वेल एज अ लीडर ऑन द कोर्ट, जिसको बोला जाए। सो दीज आर माय प्लेयर्स जो मैं मेन सेक्शन में बोलूं कि ये मेरे 5 प्लेयर्स है जो ऑल टाइम रह चुके हैं। विमेन्स में अगर बात करा जाए, विमेन्स में आप रशप्रीत जी का नाम नहीं लेंगे, उनके अलावा 5 लोग नाम लेंगे। नहीं, देखो अगर मैं बता दूं अपने दर्शकों को, केवल रशप्रीत जी कोच साहब की बीवी हैं, इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है पिछले 10 या 15 साल में। दोनों साथ में बास्केटबॉल खेलते थे, फिर लव मैरिज हो गया, और वो इंडिया की कुछ टॉप 3 या टॉप 4 प्लेयर्स ऑल टाइम ग्रेट में अभी भी हैं और अभी भी खेल रहे हैं।
जी कोच साहब, अब आप कंटिन्यू करें अपनी वुमेन सेक्शन। एक प्लेयर मैंने आपका काउंट कर लिया, अब वुमेन आप सेक्शन में अच्छा तो मैं फिर 4 प्लेयर्स का नाम लूंगा, क्योंकि 5th प्लेयर तो आपको पता है कि मैं किसका नाम लेने वाला हूँ। सो फर्स्ट इज जीतू एना जोस, जो इंडिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रह चुकी है। शी वाज डोमिनेंट, मतलब अगर मैंने उनको खेलते हुए 2009 चेन्नई में देखा था, फीबा एबीसी हुआ था चेन्नई में, एंड उस टाइम पे चाइना, जापान, कोई भी टीम हो, शी वाज अ डोमिनेंट प्लेयर। तो एंड अभी भी अगर माना जाए तो उनके जैसा भी टॉल प्लेयर जिसमें पावर फॉरवर्ड हो या सेंटर हो, उनके जैसा अभी सेंटर अभी तक इंडिया को वापस मिला नहीं। उसके बाद मैं बोलूंगा अनीता पॉलदुराई। शी वाज अ शूटिंग गार्ड प्लस पॉइंट गार्ड, एंड वो भी वन ऑफ इंडिया बेस्ट प्लेयर्स रह चुकी है। देन आई वुड से कि अभी जो करंट प्लेयर्स है उसमें से अगर मैं देखूँ तो एक है जीना स्कारिया, जो केरला की है, एंड शी इज ऑल्सो बहुत ही शी इज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, अभी खेल के आई है ऑस्ट्रेलिया में। शी इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स अभी अगर मैं काउंट करूँ। 4th विल बी प्रशांति सिंह, बिकॉज वो इंडिया के लिए खेल चुकी है एंड अर्जुना अवार्डी है, पद्मश्री भी है, एंड अच्छी शूटर रह चुकी है अपने टाइम पे। सो ये 4 प्लेयर है। 5th प्लेयर तो आपको पता है कि मैं किसका नाम लेने वाला हूँ। तो दीज आर माय 5 प्लेयर्स इन विमेन सेक्शन, दी टॉप 5 वन ऑल टाइम। चलिए कुंवर ब्रह्मादित्य सिंह पनवर जी, अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी चीजों के बारे में हमें बताया, बास्केटबॉल कोचिंग के बारे में बताया। थैंक जो सबसे जरूरी बात आपने बताई, मुझे अगर टोक दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि स्कूल में छोटे बच्चों को हमें काम करने की बहुत जरूरत है, चाहे वो कोई भी गेम हो। आपने हमें बताया कि फेलियर से ही सक्सेस मिलेगा। आपने बताया कि कोरोना में आप कैसे वर्कआउट करा रहे हो अपने एथलीट्स का, और अपने 5 मेन सेक्शन के प्लेयर और 4 वुमेन सेक्शन के अच्छे प्लेयर्स के नाम लिए। मैं 5वें का नाम नहीं लूंगा इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बोगो सर, हमसे मिलने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए। यू।